हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कैफोल्डिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आप पूरी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे और उसको आसानी से अपनी ज़बानों में उसको अपनी भाषा में उसको व्यक्त भी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सबसे पहले इन चीज़ को समझना ज़रूरी है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं उनको समझेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है, इसको पहले वाज़ेह कर देना, बयान कर देना, व्याख्या कर देना ज़्यादा मुनासिब होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दो वर्ड है, एक है पार्ट्स और दूसरा है स्पीच। तो पार्ट्स का मतलब होता है भाग, पार्ट्स का मतलब होता है भाग, और स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी बयान। कोई भी स्टेटमेंट है, बयान है, तो उसको आप कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उन्हीं बातों को ग्रामर की भाषा में कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अंदर उसको बयान किया गया है। उन्हीं के उसी डिवाइडेशन को, उसी भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। यानी इंसान जो कुछ भी बोलता है, वो जो डिवाइडेशन किया गया है अंग्रेज़ी ग्रामर में, उन्हीं ग्रामर के बीच या उन्हीं ग्रामर को यूज़ करते हुए आप अपने भाषा को व्यक्त करते हैं और बोलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो बयान करते हैं, स्टेटमेंट है, उन चीज़ों को, इंग्लिश के सारे वर्ड्स को, सारे शब्दों को टोटल 8 भागों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश वर्ड्स को उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो वो 8 भाग क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इनको हम एक एक करके डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ताकि हमारे जहन में हमेशा के लिए बैठ जाए और उनको हम अपने ज़बान में, अपनी भाषा में व्यक्त करने के लिए सक्षम भी हो सकें। तो सबसे पहला टर्म है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन क्या है? जो कुछ भी चीज़ें हैं या दुनिया के अंदर जो भी नाम है, उसको आप नाउन कह सकते हैं। अब जैसे आप अभी देख रहे होंगे, या तो देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे होंगे, या लैपटॉप वगैरह में देख रहे होंगे, या इसी तरह से जहाँ पे आप हैं उस जगह का कोई नाम होगा, या इसी प्रकार से आपका भी कोई नाम होगा। तो ये इसी तरह से जो कुछ आप दिन भर में खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं, उसका भी कोई नाम होगा। तो इन सारे नामों को आप नाउन कह सकते हैं। तो नाउन को आप सिंपल शब्दों में, यहाँ पे आप अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड एन नाउन। कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता है। या सिंपल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम वाले शब्द हो, उसको आप नाउन कह सकते हैं। आइए इन चीज़ों के एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय, गर्ल, ये 2 एग्जाम्पल हैं जो पर्सन को शो करता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ, इंडिया, चाइना, ये जगह के नाम है, प्लेस है। इसी तरह से आप जहाँ पे हैं वहाँ पे भी उसका भी कोई नाम होगा, तो ये प्लेस के नाम है। इसी तरह से का, एनिमल, ये दोनों जानवर के नाम है। इसी तरह से पेन, चेयर, ये थिंक, वस्तु के नाम है। तो इस तरह से जो भी नाम वाले शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, उसको आप नाउन कहेंगे सिंपल शब्दों में। इसी तरह से और इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के नाम को नाउन कहा जाता है। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं।
दूसरा टर्म है या पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन को पहले आप उसके मीनिंग को समझे तोड़ करके, इसको आप ऐसे कह सकते हैं प्रो प्लस नाउन, यानी मतलब क्या हो गया प्रो का मतलब होता है सपोर्ट, प्रो का मतलब होता है कि सपोर्ट, और नाउन का मतलब आप समझ गए कोई नाम, यानी ऐसा वर्ड होगा प्रोनाउन जो नाउन का सपोर्ट कर रहा होगा। यानी आप इसको दूसरे शब्दों में इस तरह बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में यूज़ होता होगा। नाउन के बदले में यूज़ किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, अ नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल से और थोड़ा सा डिफाइन देखते हैं, डेफिनेशन उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ही, शी, इट, दे, ये सब 2-4 एग्जाम्पल्स मैंने लिया है कि इसे आपको बोलना है कि किसी का नाम आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं ही सेड, उसने कहा, तो ये आप उसका नाम बोले बिना बोले ही आपने उसके बारे में बता दिया। तो ये ही क्या कर रहा है? ही किसी व्यक्ति का नाम होगा, ही जो आप उस वर्ड के बदले में यूज़ कर रहे हैं, या तो कोई लड़का होगा या कोई आपका मेल जाति का कोई पर्सन होगा, तभी जाकर के ही उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से शी, किसी महिला जाति के लिए आप शी का यूज़ करते हैं, किसी एक महिला के लिए या लड़की के लिए। तो जैसे इसी तरह से इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं या छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से दे, आप जैसे शी, दे, शी आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ही भी सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पे हमको अगर बोलना है कि बहुत सारे लोग हैं, वे लोग, वो लोग, तो ऐसे जगह पे आप वो का यूज़, दे का यूज़ करते हैं, जिसमें ही, शी यानी महिला और इसी तरह से पुरुष, दोनों प्रकार के पर्सन इसमें आ सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा टर्म है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? किसी भी चीज़ की या किसी भी नाउन, जैसे कि आपने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन को आपने समझा, तो नाउन या प्रोनाउन का जिस वर्ड के ज़रिए से उसकी खुसूसियत बयान की जाए, उसकी फीचर्स, विशेषता बयान किया जाए, चाहे वो अच्छे वाले गुण हो या ख़राब वाले गुण हो, तो ऐसे को आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हमको किसी लड़के के बारे में बोलना है कि वो लड़का हैंडसम है, वो लड़की खूबसूरत है, या इसी तरह से आपको बोलना है जैसे कि वो कपड़ा भी नाउन है, तो आप वो कपड़ा लाल है, सफ़ेद है, तो जैसे हमको बोलना है कपड़ा रेड है, तो रेड क्या हो जाएगा? कपड़े के बारे में, उस नाउन के बारे में एक तरह से विशेषता बयान कर रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे ब्यूटीफुल, तो ये किसी लड़की को अगर बोलना है कि खूबसूरत लड़की है, तो ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरह से हैंडसम, इसी तरह से गुड, बैड, तो ये सब वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। चौथा टर्म है वर्ब। वर्ब क्या है? आप सिंपल शब्दों में इसको यूँ समझें कि वर्ब जो किसी काम को बतलाए। अब काम आपका एक्शन वाले भी हो सकते हैं और बिना एक्शन के भी हो सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप ये कहें जिससे किसी काम का होना या करना समझ में आए, वो आपका वर्ब कहलाता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी जो किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्टेट या फिर एक्शन को डिस्क्राइब करे, बताए, वो आपका वर्ब कहलाता है। यानी वर्ब ऐसा शब्द है जो कर्ता के कार्य, यहाँ पे कर्ता ऐसे लिखना चाहिए, यानी जो कर्ता के कार्य या अवस्था को बतलाए, वो आपका वर्ब कहलाता है। तो इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है,
लेकिन इसके लिए स्पेशल वीडियो एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जितने भी 8 पार्ट्स हैं, इस वीडियो के बाद उनके जितने भी प्रकार हैं सारे को एक एक वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय या और उसके कुछ उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की इस वीडियो में उसका एक कोशिश की गई है और उसका एक कंसेप्ट देने की कोशिश की गई है। अब जैसे किसी काम का करना या होना वो वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है, राइट ये एक काम होंगे लिखना, इसी तरह से रीड पढ़ना ये भी काम होंगे, फील जैसे महसूस करना, इसी तरह से रन दौड़ना, तो ये सब क्या है वर्ब है। जो भी काम जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, तो ये भी एक वर्ब है। इसी तरह से आप सुन रहे हैं तो वो भी एक वर्ब है। वीडियो देख रहे हैं ये भी एक देखना क्या हो गया वर्ब हो गया। तो जो भी काम कर रहे हैं या हो रहा है वो आपका वर्ब कहलाता है। 5वां है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो हमने अभी हमने पढ़ाया या समझा कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझा, उसके बाद फिर मैंने एडजेक्टिव के बारे में, उसके बाद फिर वर्ब के बारे में पढ़ा। तो इसमें एडजेक्टिव हमने पढ़ा जो किसी भी चीज़ के बारे में खुसूसियत बयान करे, उसका फीचर्स विशेषता बयान करे, वो आपका एडजेक्टिव है। अब वर्ब जो काम को बतलाए, तो यहाँ पे कह रहा है कि एडवर्ब का काम क्या है? जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब के बारे में उसकी विशेषता बताता है, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। यानी एडजेक्ट खुद एक दूसरे की विशेषता बताता है। अब उस विशेषता के बारे में दूसरा कोई वर्ड आकर के उस बारे में अगर बताता है, वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपका इसी तरह से वर्ब के बारे में अगर कोई वर्ड उसको डिफाइन कर रहा है, जो वर्ड डिफाइन करेगा वो आपका वर्ब, वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब सिंपल शब्दों में आप ये समझें कि जो एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब के बारे में विशेषता कोई गुण बयान करे, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल के ज़रिए से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा वेरी गुड। आपको पता है गुड क्या है? जैसे गुड बॉय नाउन के बारे में बताया तो ये एडजेक्टिव होगी। अब गुड के बारे में यहाँ पर आकर बता रहा वेरी, तो वेरी गुड यानी गोया कि एडजेक्टिव की ये विशेषता बयान कर रहा है, तो ये आपका वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये वेरी एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल ये लिया है गो फास्ट, यानी गो का मतलब होता है जाना, तो जाना एक वर्ब हो गया और फास्ट उसमें हम लगा दिए फास्ट। अब जाने के बारे में कह रहा फास्ट, यानी गोया कि उसके जाने के बारे में एक तरह से उसका विशेषता बयान किया जा रहा है। जाना तो है लेकिन कैसे जाना है? तेज़ जाना है, यानी तेज़ जाओ, गो फास्ट तेज़ जाओ। तो ये आपका गो वर्ब हो गया और फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो फास्ट आकर के गो के बारे में यानी वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल ये है कि गो वेरी फास्ट। अब यहाँ पे ज़्यादातर या अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूज ये होता है कि एक एडवर्ब का दूसरा एडवर्ब कैसे होता है। तो आपने पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा कि फास्ट क्या है? आपका एडवर्ब है, तो फास्ट ये आपका एडवर्ब हो गया। अब उस फास्ट के बारे में आकर के वेरी बता रहा है। फास्ट यानी फास्ट तो है ही है, तेज़ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट। गोया कि एडवर्ब के बारे में या एडवर्ब की जो खुसूसियत या विशेषता बयान करे, तो वो भी एडवर्ब है, यानी आपका एडवर्ब के बारे में एडवर्ब हो गया। तो गोया कि ये भी एडवर्ब यानी फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। तो ये मतलब हो गया एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा है। चलिए इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहीं पे हमको बोलना है गो स्लोली, कि धीरे से जाओ, धीरे धीरे जाओ। इसी तरह से गो वेरी स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब है और उस एडवर्ब के बारे में वेरी आकर के बता रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप फिट कर सकते हैं। प्रेपोजिशन, अब इस वर्ड को भी तोड़कर हम समझेंगे तो और आसानी से समझेंगे। प्रे प्लस पोजिशन मतलब क्या हो गया? प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान।
तो प्रेपोजिशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा वर्ड जिसका पहले ही से जगह फिक्स हो। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका मीनिंग समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि प्रेपोजिशन है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जिरंड। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इसका इट्स रिलेशंस जॉइंस टू अदर वर्ड्स, और आकर के सेंटेंस में जो भी दूसरे शब्द रहते हैं उनके साथ संबंध बनाता है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है, वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के वाक्य में आए हुए जो दूसरे शब्द होते हैं, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, तो उनके साथ उसका संबंध बनाता है। इन चीज़ों का आप एग्जाम्पल से समझिए और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन या जिरंड के पहले आकर वाक्य में आए दूसरे शब्दों यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से उनका संबंध बनाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है कि गुड एट इंग्लिश। यहाँ पे देखिए इंग्लिश क्या है, एक नाउन है। इसी तरह से गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके बीच में ये आपका प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। जैसे हमको बोलना ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी में अच्छा है। यहीं पे अगर हम बोल रहे हैं ही इज़ गुड इंग्लिश, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए हम ही का यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रोनाउन। तो उसका, या फिर अगर बोल भी रहे हैं कोई दूसरा प्रोनाउन ला के इट इज़ अ गुड इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में बात हो जाए। लेकिन यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी में अच्छा है, तो गोया के इनके साथ इनका यानी इंग्लिश के साथ उससे पहले प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड आया हुआ है दोनों के साथ एक तरह का संबंध बनाता है, नहीं तो मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आई एम विद यू। आई एम विद यू मतलब अगर इसको सिर्फ हटा देते हैं विद, तो आई एम यू का मतलब हो जाएगा फिर कि मैं आप हूँ, तो फिर मीनिंग ही बिल्कुल पूरा चेंज हो जाता है। तो विद क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और यू क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से पहले आकर के सेंटेंस में जो भी उससे पहले वर्ड आते हैं उनके साथ एक तरह से संबंध बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आप तो एक एग्जांपल देख सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, कि मैं टीचिंग में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे टीचिंग जिरंड है। इसी तरह से इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये फिर आकर के इन शब्दों के साथ एक तरह से संबंध बना रहा है। ही लिव्स इन पटना, यहाँ पे कुछ देर के लिए इन अगर हटा देते हैं तो फिर सेंटेंस ही गलत हो जाता है, ही लिव्स पटना। तो इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और पटना नाउन है, और लिव्स क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन या फिर जिरंड से पहले आकर के वाक्य में जो भी दूसरे शब्द आते हैं, चाहे नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ संबंध बनाता है। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, इसको आप एक शब्दों में आप समझ भी सकते हैं और हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कनेक्शन, या फिर कनेक्टर भी कह लीजिए, कि ये कनेक्टिंग का काम करेगा, कनेक्टर का काम करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। किसको, एक कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये क्या करेगा, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। इसको आप एग्जाम्पल से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि अमित एंड अरमान आर गुड फ्रेंड्स, जैसे हमको बोलना है। तो यहाँ पे देखिए दो नाउन यूज़ हुआ और उसके बीच में एक आपका एंड का यूज़ किया गया जो इन दोनों वर्ड को जोड़ने का काम किया, तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि ही लेबर्ड हार्ड, ये आपका एक सेंटेंस हो गया कि उसने कड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत किया। और दूसरा है ही गॉट सक्सेस, वो कामयाब हो गया या कामयाब हुआ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। अब इस बीच में
ये सो आकर के दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, और ये पहला सेंटेंस है आपका सेंटेंस 1। तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 ये दोनों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है? सो। इसलिए ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन का काम क्या है? दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करेगा वो आपका कंजंक्शन होता है। और एक सबसे लास्ट क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये अचानक जो भी घटनाएं घटे या अचानक जो भी शब्द या जो भी सेंटेंस हमारी ज़बान से, हमारे मुंह से अदा होते हैं, निकलते हैं, वो आपका इंटरजेक्शन हो जाता है। मान लीजिए अचानक आपने कोई खुशी वाली चीज़ देख लिया या गम वाली घटना आपके साथ हो गया, दुखदायक घटना हो गया, तो अचानक जो भी शब्द आपके ज़बान से निकलेगा, चाहे जैसे आह, ओह या इस तरह के जो भी, या फिर खुशी के जो भी शब्द हों, या आश्चर्यचकित वाले कोई सेंटेंस आपके ज़बान से निकले, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत दृश्य है, तो ऐसे जो भी मतलब अचानक आपके फीलिंग और इमोशन का जिन शब्दों या फिर जिन वाक्यों के ज़रिए से आप इस तरह के फीलिंग को, आश्चर्यजनक फीलिंग को या इमोशन को और अचानक रूप से आप बयान करते हैं, तो ऐसे को आप इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन, कि सडन फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने वाले शब्द या फिर जो भी सेंटेंस हो उसको आप क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हो जैसे अलास, ये दुख वाली चीज़ को बयान करने के लिए कहा जा सकता है। या फिर एक एग्जाम्पल से आप दोनों को समझ सकते हैं कि दो दोस्त बैठे हुए हैं लास्ट गेंद में, मान लीजिए कि 6 रन चाहिए, कोई बॉलर का सपोर्टर है, कोई बैट्समैन का सपोर्टर है। तो ऐसी स्थिति में अचानक लास्ट गेंद में अगर मान लीजिए लग गया छक्का, तो जो बैट्समैन का सपोर्टर था तो उसे खुशी के मारे में बहुत सारे सेंटेंस या शब्द निकलेंगे, तो वैसे शब्द या सेंटेंसेस आपके क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन कहलाएंगे। इसी तरह से जो बॉलर का सपोर्टर थे वो क्या होगा? उसको दुख होगा, जिसकी वजह से कुछ आह, ओह या इस तरह के जो भी शब्द दुखदायक वाले, दुखी वाले शब्द निकलेंगे उसके ज़बान से या सेंटेंस, तो वो आपका इंटरजेक्शन कहलाएगा। तो अचानक जो भी फीलिंग आप निकालते हैं जिन शब्दों के ज़रिए से, चाहे आश्चर्यजनक वाला हो, दुखदायक वाला हो, खुशी वाला हो, तो इस तरह के सेंटेंस को इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप पूरी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे। अब तक आपने ध्यानपूर्वक अगर नहीं भी सुना है तो अब 1 से 1.5 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। बिल्कुल आप अपने शब्दों में किस तरह उसको बयान कर सकते हैं, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जो जिससे नाउन क्या है? जिससे कोई नाम समझ में आए। इसी तरह से प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में जो भी वर्ड यूज़ किया जाएगा, जो भी शब्द यूज़ किए जाएंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे। इस तरह से एडजेक्टिव जो क्या करे? नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी विशेषता बयान करे वो आपका एडजेक्टिव हो गया। वर्ब क्या है? जिससे कोई भी काम समझ में आए, चाहे एक्शन वाले हो या बिना एक्शन वाले हो। इसी तरह से एडवर्ब क्या है? जो एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब के बारे में कोई गुण बताए, कोई विशेषता बताए, डिस्क्राइब करे, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह से आपका प्रेपोजिशन क्या है? जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरेंड से पहले आकर के वाक्य में आए जो भी दूसरे शब्द होते हैं उसके साथ एक तरह का संबंध बनाता है, जिसका जगह पहले ही से फिक्स होती है। इसी तरह से कंजंक्शन क्या है? कनेक्शन, यानी जो क्या करता है? दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह से इंटरजेक्शन, जो अचानक हम जो भी फीलिंग बयान करें, जो भी फीलिंग बताए, अचानक जो भी हमारे मुंह से शब्द निकले या सेंटेंस निकले, चाहे खुशी के हो चाहे गम के हो, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं ये एक ओवरव्यू था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट, ग्रामर, लैंग्वेज
اور لیटर کے بارے میں بتایا ہے. جیسے ہی بیسک پارٹس آف اسپیچ ختم ہوگا, بیسک انگلش گرامر ختم ہوں گے, اس کے بعد میں پھر ایک ایک کر کے سب پر ڈیٹیلس ویڈیو میں لے کر کے آؤں گا, جس سے آپ کے کسی بھی طرح کا ایگزام ہو اس میں آپ کو بیٹھنے یا پھر اس پر اس کو حل کرنے میں, سولو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ آپ کے لیے یہ میں نے کچھ کوشچن یہاں پہ رکھا ہے جس کو آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ کنجنکشن کا پریوگ کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایک سینٹنس کمنٹ باکس میں لکھنا ہے. اور دوسری چیز, آپ کو آپ کے پریکٹس کے لیے میں نے کچھ شبد یہاں پہ دیے ہیں جو آپ کو بتانا ہے, یا پھر اس کو آپ کو اپنے ایک طرح سے پریکٹس ایکسرسائز کے طور پر آپ کو لکھنا ہے کہ یو یعنی پارٹس آف اسپیچ آپ نے جو پڑھا تو آپ کو پہچان کر کے بتانا ہے کہ یو کیا ہے, کاؤ کیا ہے, ریڈ کیا ہے, سلولی, ٹو, بٹ, فارم, فرام, اوہ, رن, یہ سب ورڈس کو پارٹس آف اسپیچ کا کون سا یہ پارٹ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا چنھت کر کے ایک طرح سے مائنڈ کو ریفریش کر کے پریکٹس کرنا ہے. تو فرینڈس, آئی ہوپ آپ سبھی کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا, اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینک یو.